जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपके साथ भारत की राज्य व्यवस्था के साथ उपस्थित हैं और भारत की राज्य व्यवस्था में भारत के संवैधानिक विकास के सफर के बाद अब हम लोग भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पिछले वीडियो में 1937 में जो प्रांतीय चुनाव थे, प्रांतीय विधानसभा चुनाव, इसके साथ थे। उसके बाद 1937 के बाद की जो विश्व राजनीतिक क्षितिज पर जो एक बहुत बड़ी घटना घटी, इसका प्रभाव संपूर्ण दुनिया पर पड़ा। स्वाभाविक है कि भारत उसे अछूता नहीं रहा। 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक ध्यान में रखना है। 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसमें एक पक्ष, दो गुटों में यह लड़ाई चल रही थी, जिसमें एक गुट में ब्रिटेन के साथ साथ रूस थे, फ्रांस थे, लेकिन दूसरा गुट जर्मनी इटली का था, जापान का था। जर्मनी जापान इटली एक गुट में थे और ब्रिटेन फ्रांस एक गुट में था। बाद में अमेरिका उसी गुट में शामिल होता है। तो जब युद्ध थे तो ब्रिटेन ने बगैर भारतीयों की सहमति के भारत को युद्ध में घसीट दिया, यानी यह कहा कि भारत भी युद्ध में सम्मिलित है। परंतु भारत स्वेच्छा से भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया था। भारतीय लोग स्वेच्छा से सम्मिलित नहीं हुए थे। इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सदन ने महसूस किया 1942 ईस्वी में कि यदि भारतीय स्वेच्छा से इसमें सम्मिलित नहीं होंगे तो वह जो बेहतर दे सकते हैं, जितना बेहतर उनसे प्राप्त किया जा सकता है, वह नहीं हो पा रहा था। 3-4 साल युद्ध के बीत भी गए थे। और एक और बात थी कि शुरुआत के समय में युद्ध के पहले जो 2-3 वर्ष बीते थे, उसमें जो दूसरा पक्ष था, अर्थात कि जापान, जर्मनी और इटली का जो धुरी राष्ट्र का जो संगठन था, वह ज़्यादा प्रभावी था। इसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उन दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल ने अपने कैबिनेट से एक मंत्री को प्रस्ताव के साथ भारत भेजा। मार्च 1942 में, वो मार्च 1942 ईस्वी में विंस्टन चर्चिल ने अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल से एक सदस्य को, स्टैफोर्ड क्रिप्स को, किसको भेजा? स्टैफोर्ड क्रिप्स को। मार्च 1942 मार्च 1942 में अब क्रिप्स ने अपने साथ एक प्रस्ताव लाया था, इसलिए उसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। अब ये सवाल था कि क्रिप्स अपने साथ क्या लाए थे, किस विषय पर भारतीयों को सहमत करना चाहते थे और किस आधार से चाहते थे कि भारतीय युद्ध में उनकी मदद करें। तो उन्होंने कहा कि युद्ध के उपरांत भारतीय संविधान सभा में अपने लिए संविधान बनाएंगे और जो संविधान वह बनाएंगे उससे प्रांतों की स्वतंत्रता थी कि प्रांत उसे स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा, यह प्रांत पर निर्भर करता था। एक बार फिर से ध्यान देंगे, प्रस्ताव में था कि युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीयों को अपने लिए संविधान बनाने का हक मिलेगा, लेकिन वह संविधान प्रांत स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, यह उनकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है, यानी उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। बाध्य नहीं था कि किसी प्रांत को आप बाध्य नहीं कर सकते थे कि आपको स्वीकारना ही है। अब इस स्थिति में भारत में जितने राजनीतिक दल थे, सबने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने इस आधार से विरोध किया क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि हमें अलग पाकिस्तान राष्ट्र चाहिए और क्रिप्स प्रस्ताव में कोई ऐसा सांप्रदायिक रूप से भारत के बंटवारे का जिक्र नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग के विरोध के बाद कांग्रेस के विरोध का कारण क्या था? कांग्रेस को इस बात की आशंका थी कि कहीं इससे ऐसा ना हो जाए कि भारत कई टुकड़ों में बंट जाए,
अब स्वाभाविक है कि प्रांत के ऊपर कोई ऐसी बाध्यता थी नहीं कि उनको ये संविधान माने या ना माने। तो इस आधार से कांग्रेस को आशंका हुई, इसलिए कांग्रेस ने भी विरोध किया, मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया और तमाम विरोधों का सामना करना पड़ा क्रिप्स प्रस्ताव को। और कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य से क्रिप्स आए उसमें उनकी कोई उस उद्देश्य की पूर्ति उनको नहीं हो पाई और कांग्रेस में के साथ साथ भारत के तमाम राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया। महात्मा गांधी ने यह बराबर परीक्षा में पूछता है, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा उत्तर दिनांकित चेक। उत्तर दिनांकित चेक, एक ऐसा चेक, यानी अंग्रेजी में कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक, यानी एक चेक जिसकी तिथि खत्म हो गई है ना। वही जवाहरलाल नेहरू ने इसके संदर्भ में कहा, क्रिप्स प्रस्ताव के लिए इसके संदर्भ में कहा, एक ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया हो गया। बैंक दिवालिया हो गया। बैंक जिसका, एक ऐसा चेक जिसका बैंक दिवालिया हो गया, यानी नेहरू ने कहा कि ये क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसे बैंक का चेक है जिसका बैंक जो दिवालिया हो चुका है। और वही गांधी जी ने कहा कि यह उत्तर दिनांकित चेक है, यानी अभी इसकी तारीख खत्म हो चुकी है। इस तरीके से क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया गया। क्रिप्स के बाद फिर से आगे प्रयास किए गए कि भारत में एक माहौल बेहतर बनाया जाए और इसको लेकर के बेबेल आते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव के बाद भारत में जैसा कि हम सब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो इसकी चर्चा विशेष रूप से हम लोग इतिहास में करेंगे। लेकिन उसके बाद बेबेल आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद बेबेल भारत पहुंचता है 1945 ईस्वी में। बेबेल के पास क्या योजना थी, इसको अब हम लोग देखते हैं। बेबेल, देखिए पहले तो ध्यान में रखना है कि बेबेल की योजना 1945 ईस्वी में आई थी, लेकिन बेबेल भारत पहले पहुंच चुके थे। लिनथगो अक्टूबर 1943 में ये वायसराय थे। अक्टूबर 1943 में इनका काल खत्म होता है। इनके चले जाने के बाद अक्टूबर 1943 में भारत का वायसराय बनकर के कौन आता है, बेबेल आता है। तो बेबेल जब भारत का वायसराय था तो इसने एक प्रयास किया कि एक अधिशासी परिषद, यानी भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि आपको हम एक ऐसे परिषद की स्थापना करेंगे जिसमें जब तक कि संविधान नहीं बन जाता है, जब तक संविधान आपका नहीं बनता है, तब तक हम एक ऐसे अधिशासी परिषद की स्थापना करेंगे जिसमें आपकी भागीदारी होगी। और भागीदारी जो होगी उसमें था कि अनुपात के आधार पर सवर्ण वर्ग को, सवर्ण यानी हिंदुओं में सवर्ण और मुस्लिम वर्ग को अनुपात के आधार पर सिख के, उसके बाद एक एक सदस्य जो उस अधिशासी परिषद होगा उसमें अधिशासी परिषद में मुस्लिम होंगे और सवर्ण हिंदू होंगे अनुपातिक आधार पर। उसमें एक दलित वर्ग के और एक सिख वर्ग के, इसके अलावा वायसराय होंगे और उसके बाद कमांडर इन चीफ होंगे। तो कमांडर इन चीफ के पास सैन्य मामले होंगे और भारतीयों में से किसी के पास विदेश विभाग जो होगा वह भारतीयों के पास होगा। यानी अधिशासी परिषद एक गठित किया जाएगा तब तक जब तक कि संविधान बन करके तैयार नहीं होता है। बेबेल ने यह प्रस्ताव कब रखा, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध संपन्न हो गया था, उसके बाद बेबेल ने यह प्रस्ताव रखा था। लेकिन भारतीय तब तक इस स्थिति में आ गए थे
कि इन्हें कोई अधिशासी परिषद और नहीं चाहिए था। पीछे ही जब वो कह चुके थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तब उनको किसी अधिशासी परिषद की आवश्यकता नहीं रह गई थी। अब वो इस विषय में थे कि हमको किसी भी परिस्थिति में अब चाहिए क्या चीज़, स्वतंत्र भारत, यानी एक हमको चाहिए स्वतंत्र भारत, पूर्णतः अंग्रेजों से मुक्त भारत चाहिए। ठीक है, इसको देखते हुए फिर बेबल ने क्या किया कि शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। तमाम भारत के जो उस समय के जो राजनीतिक पार्टियां थी, सबको शिमला में बुलाया गया, जून में बुलाया गया, और जून से जुलाई तक, यानी 25 जून से 14 जुलाई तक, 25 जून से 14 जुलाई तक शिमला में सम्मेलन हुआ। किसने बुलाया? बेबल ने ही बुलाया। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि अंग्रेज की जब भारत में सरकार थी तो दो तरह की राजधानी, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी अलग और शीतकालीन राजधानी अलग थी। तो अपने उसके जो वायसराय सब होते थे, गर्मियों के दिन में प्रायः शिमला उमला में रहा करते थे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी का, भारत में जितने पॉलिटिकल पार्टी थे उनका सम्मेलन बुलाया 25 जून से लेकर के 14 जुलाई के बीच में। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच में आपस में ही इतने मनमुटाव हो गए थे, जिससे किसी निष्कर्ष पर यह सम्मेलन नहीं पहुंच पाया। पहुंचे थे तो सब लोग उम्मीद से कि भाई हमें आगे अपने भविष्य के लिए सपने बुनने हैं और उस सपने को कैसे हम साकार करेंगे, इसके लिए योजना बनानी है। लेकिन ऐसा हुआ कि आपस में ही राजनीतिक दलों के बीच में इतनी टकराहटें हो गई कि यह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। इस प्रकार क्रिप्स प्रस्ताव अलग कारणों से विफल रहा, बेबल योजना अलग कारणों से विफल, और शिमला में जो सम्मेलन हुआ वह बगैर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। तमाम परिस्थितियों के बाद 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुए तो उसके बाद ब्रिटेन में चुनाव होते। ब्रिटेन में जब चुनाव हुए तो वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी की, जैसा पिछले जिक्र किया कि विंस्टन चर्चिल पीएम थे, तो विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी से थे। 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जून 1948 ईस्वी तक, कब तक? जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। अब देखिए, यानी उसने कहा कि भारत को स्वतंत्रता का हक है, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसलिए हम जून 1948 ईस्वी तक स्वतंत्र कर देंगे। अब यहाँ दो तरह से आप सोच सकते हैं। एक यह कि शायद उनकी मंशा थी कि भारत को हम स्वतंत्र कर दें, अथवा दूसरा आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि शायद अब वह भारत को गुलाम रख सकने की स्थिति में ही नहीं रह गए थे। अब ऐसा लग रहा था उनको कि शायद भारत के ऊपर खर्च जो हमारा हो रहा है, अतिरिक्त खर्च हो रहा है, इसलिए भारत को आज़ादी दे दी जाए। इतिहासकार अपने अपने ढंग से सोचते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र था, चुनावी घोषणा पत्र किसका? लेबर पार्टी का। लेबर पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में, लेबर पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में था कब तक आज़ाद कर देना है? जून 1948 ईस्वी तक। सरकार भी बन जाती है 1945 ईस्वी में, लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है। अब लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी की सरकार, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। ये भी पूछा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम बनते हैं, और इन्होंने अब निर्णय लिया कि भारत को जब हम आज़ाद करेंगे तो थोड़ा भारत की स्थिति को समझने के लिए भारत में एक 3 सदस्य ही उन्होंने अपनी कैबिनेट से 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल को भेजा भारत, जिसको कि हम लोग कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्लीमेंट एटली के बारे में। क्लीमेंट एटली, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन के 7 सदस्य में क्लीमेंट एटली भी थे, यानी पहले भारत आ चुके थे, इसलिए भारत से वाकिफ थे। और उन्होंने अब क्लीमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भेजा। कहाँ? भारत भेजता है, जिसको कि किस नाम से जानते हैं? कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना में जो 3
कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी, ठीक है। इसमें जो 3 सदस्य थे इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। अभी एक तो आपने पीछे देखा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स है, इसके 3 सदस्य, ठीक है। दूसरे हैं ए बी अलेक्जेंडर, और तीसरे हैं पैथिक लॉरेंस। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो कैबिनेट मिशन है वो कितने सदस्य ही रहा है, 3 सदस्य ही रहा। ये तीनों जो कैबिनेट सदस्य रहे हैं वह किसके कैबिनेट के थे? क्लेमेंट एटली के कैबिनेट के सदस्य थे, और मार्च से लेकर मई 1946 ईस्वी तक, मार्च से मई 1946 ईस्वी तक यह मंत्रिमंडल, यानी यह जो 3 सदस्यीय कैबिनेट के जो 3 सदस्यीय सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन के तहत भारत आए थे, मार्च से मई 1946 ईस्वी तक भारत रहते हैं। अपने साथ कुछ प्रस्ताव लाए थे, जो उनमें से कुछ जो प्रमुख था उसको देखिए। पहले था कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का गठन किया जाएगा। थोड़ा हम इसकी चर्चा करते चले कि हम कैबिनेट मिशन के भी बारे में इतिहास में फिर से एक बार पढ़ेंगे जब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ होंगे, लेकिन अभी चर्चा तो हम लोग कर रहे हैं राजव्यवस्था की। तो इसमें हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारत की राजव्यवस्था में जो सुधार हुए या जो व्यवस्था आई, ये किस किस घटना के कारण हुई, इसको समझ रहे हैं। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ बनेगा, यानी फिर से एक बार भारत संघ की एक परिकल्पना की गई, ठीक है। ऑलरेडी ध्यान में होगा कि 1935 ईस्वी में यह परिकल्पना की गई थी, जो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन कैबिनेट मिशन ने फिर से एक बार हुआ कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं भारत में जो देशी रियासत हैं इन सबको मिला करके भारत संघ बनेगा, ठीक है। यहाँ हम एक बात थोड़ा जिक्र करें दोबारा कि जब बेबल का जो शिमला सम्मेलन था या पीछे जो क्रिप्स का प्रस्ताव था, तो दोनों ही प्रस्तावों में जहां मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ी हुई थी कि हमें अलग से देश चाहिए, अलग से पाकिस्तान चाहिए, वहीं कांग्रेस की मांग थी कि अखंड भारत चाहिए, यानी बगैर टुकड़ा के भारत चाहिए। फिलहाल अभी देखिए इसमें क्या, भारतीय संघ को विदेशी मामले, रक्षा एवं संचार साधनों की देखभाल करने और इस संदर्भ में कर लगाने का अधिकार होना चाहिए, यह कहा गया था। व्यवस्था किसमें थी? कैबिनेट मिशन में। प्रस्तावित संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश और देशी रियासतों के प्रतिनिधि लिए जाने चाहिए थे। प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों में पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए। जो केंद्र के विषय हैं उसको छोड़ दिया जाए, तो प्रांत को जो अपने विषय हैं उस पर पूर्ण स्वतंत्रता है, उनकी पूर्ण स्वायत्तता है, वो अपने ढंग से निर्णय ले सकते थे। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हो और प्रांतों को गुट बनाने का अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकार से देखिए कि अब जैसा कि हमने कहा कि ये यहाँ पर रहा और इस तरीके से एक व्यवस्था किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा, जिसके तहत एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। अभी अंतरिम मंत्रिमंडल की देखरेख में संविधान सभा के लिए चुनाव होंगे, जिसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन ये अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया, समझ गए। अब अंतरिम मंडल में जब गठन हुआ तो 24 अगस्त 1946 को इसकी सबसे पहले जो है सो 24 अगस्त 1946 को यानी इसका गठन कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें जब गठन किया गया, ये मंत्री हैं, विभाग हैं, यानी उसमें कौन कौन से मंत्रालय आया। शुरू में मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में चल करके मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। और देखिए 24 अगस्त 1946 को यह प्रस्तावित हुआ और यह जो गठित हुआ था वह 2 सितंबर 1946 ईस्वी गठित, ठीक है।
तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उसका स्वरूप आपके सामने है। इसमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल विषय थे जवाहरलाल नेहरू के पास। पूछता है बहुत सारे परीक्षाओं में कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय किसके पास था। गृह, सूचना तथा प्रसारण विभाग था। प्रसारण विभाग किसके पास? सरदार वल्लभ भाई के पटेल के पास। खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग था। बलदेव सिंह के पास रक्षा थे। आसफ अली के पास रेलवे थे। जगजीवन राम और साफत अहमद खान के पास थे श्रम, उद्योग तथा आपूर्ति थे शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई खाने। ठीक है, खाने ये थोड़ा सा था हमारा। इसके बाद देखिए बाद में, यानी शुरू में हमने कहा कि इसमें जो है सो सम्मिलित नहीं हुआ कौन? मुस्लिम लीग, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग सम्मिलित हो गया। पूछता है अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग कब सम्मिलित हुआ? तो 26 अक्टूबर 1946। गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने भी फैसला किया, अपना निर्णय बदला और सोचा कि हम इसमें शामिल होते हैं, और 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग अंतरिम मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो गया। तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य को जिसको कि उसमें शामिल किया गया था, तो उसमें देख गजनफर अली खां, जोगेंद्र नाथ मंडल, लियाकत अली खां, अब्दुल रब निस्तार, आई चुंदरीगढ़। गजनफर अली खां को स्वास्थ्य विभाग मिला, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग मिला, लियाकत अली खां को वित्त मिला, और अब्दुल रब निस्तार को संचार, और आई चंद्रीगढ़ को वाणिज्य मंत्रालय प्राप्त हुआ। इसके बाद यह जो है सो हमारा अंतरिम सरकार जो है सो कब तक चलते रहती है? 15 अगस्त 1947 तक जो है सो चलते रहती है। बाद में फिर मुस्लिम लीग ने हिस्सा भी लिया, बाद में फिर मुस्लिम लीग इससे हट भी जाती है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, संविधान सभा गठित होती है। संविधान सभा के लिए चुनाव किस प्रकार से होते हैं और किस तरीके से संविधान सभा में कितने सीट किस पार्टी को प्राप्त होता है, इसके साथ हम आगे आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही।